Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. Currently we are in chapter number 7, business environment. Let us move on towards page number 139 to check importance of business environment. Business environment जैसा कि हमने देखा, there are two types of environment in business, internal and external. अप टू सर्टेन एक्सटेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, जो हमारे स्टाफ के साथ है, एम्प्लॉयज के साथ में है, वो कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. सो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेट अस चेक वन बाय वन. देयर इज एन इंटीमेट इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. बिजनेस और एनवायरनमेंट का एक इंटीमेट क्या है, इंटरेक्शन है, which helps in strengthening the business firm and using its resources more effectively. अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी करते हो तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, बिजनेस को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ताकत देता है, ताकि वो रिसोर्सेस का और अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सके, इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके. टू बी मोर स्पेसिफिक, proper understanding of various dimensions of business environment help the business in following way. अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का तो क्या हेल्प मिलेगी. पहला, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सबसे पहले जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे, यू विल बी कम टू नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स which business organization is going to face. Opportunities and threats. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कुछ मौके मिलते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजर क्रिएट हो जाता है, राइट. जैसे मैं आपको बात करूं कि अचानक कोविड-19 स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारे हमारे जो गारमेंट इंडस्ट्री थे, जो रेडीमेड गारमेंट्स, शर्ट्स, पैंट, ट्राउजर, ड्रेस मटेरियल्स बनाते थे, उनके ऊपर एक रिस्क आ गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे शॉप बंद हो गए. नाउ पीपल आर नॉट गोइंग फॉर एनी परचेज और ऐसे केस में मार्केट बहुत ही डाउन हो गया. तो ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है, उनके सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट आ गया कि अब अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि चलो हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो तो सेल नहीं हो रहे हैं, तो क्या सेल हो सकता है. दे केम अप विद द आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग मास्क, है कि नहीं. तो लार्ज लेवल पे ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसने मास्क बनाना शुरू किया और इस पर्टिकुलर कोविड-19 के सिचुएशन में भी उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चला और आज की तारीख में आप भी देख रहे हैं कि मास्क बहुत तेजी से मार्केट में सेल हो रहे हैं, राइट. तो कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से आपको थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर ऐसी चीजें हो सकती हैं कि बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो या बिजनेस बंद होने की कगार पे भी आ जाए, और उस सिचुएशन को स्टडी करके हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो सकती हैं. डिपेंड करता है ना. जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली. जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सबको क्या मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि कोविड-19 में बाकी सारे फिजिकल बिजनेस आउटलेट्स बंद होने की वजह से लोग ऑनलाइन गुड्स का डिमांड करने लगे. सो ऑनलाइन डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो उनके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो गई. गेटिंग दिस पॉइंट. So the interaction between business and its environment identifies opportunities. अगर आप प्रॉपर इंटरेक्शन रखें बिजनेस का उसके एनवायरनमेंट के साथ में, तो हमको पता चलेगा मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए और क्या थ्रेट्स है टू द बिजनेस. इट हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुली. तो जो चैलेंज हम फेस करने वाले हैं, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको क्रॉस ओवर कर सकते हैं. तो इसके लिए environmental study is very much needed. Number 2, identifying firm's strength and weakness. तो यहां पर as you can see कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट आप स्टडी करते हो, उसमें सबसे पहले जो आपको बात पता चलती है वो है बिजनेस का स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस.
कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में जब समझ लेता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है, वीकनेस को कम करके और स्ट्रेंथ का बेनिफिट लेकर के वो सरवाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है, इजंट इट? तो यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करने पे आपको पता चलता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है और आपका वीकनेस क्या है। तो वीकनेस को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे इन द व्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, राइट? कंटिन्यूअस लर्निंग, ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, एवर चेंजिंग है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर ली तो कंप्लीट हो गया, नहीं। आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसके अंदर कंटिन्यूअस आपको लर्न करना है अबाउट योर environment. Environmental analysis makes the task of manager easier in dealing with business challenges. The managers are motivated to continuously update their knowledge. Managers हमेशा क्या करते हैं, अपने knowledge को update करते हैं, understanding the skill to meet the predicted changes in realm of business. business का जो realm है या उनको ऐसा लगता है कि इन पर्टिकुलर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर चेंज होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली दे कैन प्रिपेयर सम प्री डिटरमाइंड आइडियाज फॉर द सेम, है ना? अगर ऐसा सिचुएशन बिजनेस के सामने आया तो हम क्या स्टेप ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मैनेजर्स लर्न करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इट्स डायनामिक इन नेचर, हमेशा चेंज होते रहता है और कुछ न्यू सिचुएशन आ जाती है बिजनेस के सामने, तो उसको टैकल करने के लिए हमें हमेशा लर्निंग पोजीशन में रहना पड़ता है। इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग, आपका गुडविल इंप्रूव होगा। एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंप्रूविंग देयर इमेजेस बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट विद इन विच दे आर वर्किंग। क्या बताया, अगर आप एनवायरनमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, समझ लो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव हो जाएगा टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। यू विल बिकम मोर सेंसिटिव कि तुरंत बिजनेस में कुछ चेंज हुआ और आप उसको क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे अपने बेनिफिट के लिए। इट also include meeting the expectation of consumer, government employee etc, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है, उसको भी आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, मीट कर सकते हो। अभी देखो जैसे 2016 में नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, है ना? डीमोनेटाइजेशन होने पे क्या हुआ था, जो पेटीएम है उसने तुरंत एडवर्टीजमेंट सब जगह स्टार्ट कर दिया, पेटीएम करो, है ना? सब जगह पे जितने भी शॉप थे, अपने छोटे छोटे जो क्यूआर कोड्स होते हैं सब जगह लगा दिए, पेटीएम इज एक्सेप्टेड हियर। और ऐसे केस में क्या हुआ, उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, है ना? तो ये क्या होता है, अगर आप सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो तो आप इमेज को बिल्डअप कर सकते हो, आप स्प्रेड हो सकते हो, मार्केट को इंक्रीज कर सकते हो। सेम वे एक सिचुएशन दिल्ली में आई थी, ऑड इवन मोड की कार, जब मैं एग्जांपल देता हूं, तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया था कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक दिन ऑड नंबर की कार चलाई जाएगी और दूसरे दिन इवन नंबर की जो कारें होंगी उसको चलाई जाएगी। ऐसे केस में क्या हो गया, लोग अपनी अपनी जो कार है, मोटर है, वो डेली निकाल नहीं सकते। सो ऐसे केस में ओला और उबर जैसी जो कंपनीज है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने जबरदस्त एडवर्टीजमेंट किया कि यूज ओला एंड उबर कार्स, बराबर है? सो इस तरीके का अगर आप अपने बिजनेस को स्टडी करके रखते हो तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो और अपने इमेज को बिल्डअप कर सकते हो, मार्केट में स्प्रेड हो सकते हो। मीटिंग कंपटीशन, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी करते हो और आपके दिमाग में पहले से ही एक आइडिया आ जाता है कि नेक्स्ट एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो सकता है और आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो इसके ऊपर आपको एक मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एज। क्या मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एज। इसका मतलब क्या होता है, आप अपने कॉम्पिटिटर के पहले से रेडी हो, है कि नहीं? It helps the firm to analyze the strategies of the competitor and formulate their own strategy accordingly. आप competitor को भी study करके रखते हो कि मेरा जो competitor है वो क्या step ले सकता है,
तो उसको स्टेप लेने से पहले मुझे क्या लेना है, या उसने कोई स्टेप ले लिया है तो फिर उसके आंसर देने में मुझे क्या एक्शन लेना है। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करके आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करने पर आपको ग्रोथ का डायरेक्शन मिलता है। द इंटरेक्शन ऑफ विद द एनवायरनमेंट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ द न्यू फ्रंटायर्स ऑफ द ग्रोथ टू द बिजनेस फर्म्स। आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। इट एनेबल द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। आपको ग्रोथ एरिया मिलेगा, कहां पर आप एक्सपांशन कर सकते हो, वो आइडियाज आपको मिलेंगे। सो गेटिंग माय पॉइंट, यहां पर आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पता चलते हैं। आप अपना इमेज बिल्डअप कर सकते हो। ये कंटिन्यूअस टाइप ऑफ लर्निंग होता है। कंपटीशन को बीट कर सकते हो और आपको एक पाथ मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आप ग्रो कैसे करेंगे। आफ्टर फिनिशिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लेट अस मूव टुवर्ड्स डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशंस यहां पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज इन बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, देयर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुछ हद तक जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोलेबल है, दैट मीन्स यू कैन कंट्रोल सम ऑफ द पार्ट। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैक्सिमम पार्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए सेपरेट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ intimacy with the firm, the environmental factors may be classified into two types of environment: internal and external. The internal factors such as personnel, physical facilities, organization and functional etc. are generally related as controllable factor. तो internal factor में ये सारी चीजें जनरली क्या होती है? कंट्रोलेबल। कुछ हद तक आपके एम्प्लॉय हैं, शेयर होल्डर है, मैनेजर्स हैं, ट्रेड यूनियंस है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? बट जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आती है, ठीक है ना, दे आर दी बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं। तो इसका यहाँ पर हम सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हैं। इंटरनल के अंदर है शेयर होल्डर, मैनेजर, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियंस। वेरेस एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाता है? नेचुरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको दिया गया है। नेचुरल में क्या है? वेदर, टोपोग्राफी फैक्टर, लोकेशन, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स। सो ये है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सोशल में आ जाता है सोशल, ट्रेंड्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन। पॉलिटिकल में लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। ठीक है ना, लेजिस्लेचर जो हमारा कानून है, गवर्नमेंट सरकार, और जुडिशरी न्याय व्यवस्था। ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम। टेक्नोलॉजिकल, मेथड एंड टेक्निक्स। और लीगल में क्या आ जाता है? लीगल फ्रेमवर्क एंड लॉज। तो एक एक करके यहां पर हम लोग इसको देखेंगे। The term business environment generally refers to the external environment. Generally जब हम बात करते हैं, क्योंकि internal तो controllable है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म। इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फर्म के बाहर के हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट, जुडिशरी सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। इंटरनल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल फैक्टर के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, मैनेजर, लेबर यूनियन, ये जो पॉलिसीज डिसाइड करते हैं ना, उन सबको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। अगेन आई विल रीड, द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर,
manager, labor union and employees are known as internal environment factor which can be controlled, जिसको आप क्या कर सकते हैं, can control कर सकते हैं, change कर सकते हैं. On this context, following factors of internal environment are discussed as follows. First point है value system. क्या है? Value system. The value system of the founder and those at the top management has important bearing on the choice of business. वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे डिसीजन मेकिंग होता है और बिजनेस की क्या चॉइसेस हैं वो देखना बहुत जरूरी है. वैल्यू सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू सक्सेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस के सक्सेस के लिए वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा इंडस्ट्रीज, इसमें जमीन आसमान का फर्क है उनके वैल्यूज में. एक बार आपको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो कभी आपको कभी कभी ऐसे एज अ फ्रॉड मालूम पड़ सकता है कि उसके अंदर कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, बट टाटा इंडस्ट्रीज जो है उसके ऊपर हमें टोटल फेथ होता है. टाटा इंडस्ट्रीज नेशनलिस्ट लगती है कि नहीं? तो वैल्यू सिस्टम में टाटा इज मच बेटर देन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन, मिशन स्टेटमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है. द बिजनेस डोमेन ऑफ द कंपनी priorities direction of development, business philosophy and business policy etc are guided by the vision, mission and objective of the business. बिजनेस का विजन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किन चीजों को प्रायोरिटी देते हो, क्या कंप्लीट करना आपके लिए जरूरी है. बराबर है. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर. The composition of board of directors, extent of professionalism of management etc are important factor influencing business decisions. क्या बता दिया? जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो इसमें हम बात करें कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है वहां पर. एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कितने प्रोफेशनल या एक्सपर्ट्स हैं मैनेजमेंट के अंदर, आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंटरनल पावर रिलेशनशिप. The support of the top management to different level of employee. जो different level of employee है उनको कभी top level से क्या मिलता है, support मिलता है. Shareholder and board of director have important influence on the decisions and their implementation. तो shareholder का और board of director का बहुत influence होता है decision making में ताकि उसको implement किया जा सके. The relation between the member of board of director and the chief executive is also critical factor. तो मेंबर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ और चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ में जैसा रिलेशन है उस पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है. तो ये भी एक क्रिटिकल फैक्टर है. ठीक है. फिफ्थ वन इज ह्यूमन रिसोर्स. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लाइक स्किल, क्वालिटी, मोरल, commitment and attitude etc could contribute to the strength and weakness of the organization. तो जब भी हम internal factors की बात करते हैं internal environment की, वहां पर हमें strength और weakness जानने को मिलता है और जिसके ऊपर प्रभाव ह्यूमन रिसोर्स का बहुत पड़ता है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस उसके ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके ह्यूमन रिसोर्स में किस टाइप का स्किल है, क्वालिटी, उनका मोरल कैसा है, कमिटमेंट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है. अदर फैक्टर्स, तो कुछ फैक्टर्स यहां पर दिए गए. फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया आपका कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल एसेट कितना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, efficient distribution of logistics etc are the factors which influence on the competitiveness, जिसकी वजह से आप compete करने में सक्षम हो जाते हो. मार्केटिंग रिसोर्सेस, आपके इधर मार्केटिंग रिसोर्स कैसा है, क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग, ब्रांड इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सेट्रा हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बिजनेस. बिजनेस को ग्रो करना है, डेवलप करना है,
या सर्वाइव करना है, इट ऑल डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग रिसोर्सेस। तो आपकी मार्केटिंग रिसोर्सेस क्वालिटेटिव होगा, ब्रांड इक्विटी होगी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये भी डिपेंड करता है कंपनी के पास पैसा है कहाँ से आता है, फंडिंग क्या है, कितना है। फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पोजीशंस एंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा also affect business performance strategies and decision। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस का एनवायरनमेंट के लिए एक आपको चार्ट बना करके दिया गया है। सेंटर में फर्म है और ये जो शेडेड एरिया है, जो ग्रे एरिया है, उसमें आपको इंटरनल एनवायरनमेंट दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें ट्रेड यूनियन आता है, शेयर होल्डर्स आते हैं, मैनेजर्स आता है, एम्प्लॉयज आते हैं। तो ये कंपनी के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। और जो बाहर का एनवायरनमेंट है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एरिया, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एग्जाम में इस चार्ट के माध्यम से आप इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को शो कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स और अनकंट्रोलेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। उसमें पहला आ जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। से फॉर एग्जांपल कि आपका बिजनेस जहां पर लोकेटेड है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वेदर कंडीशन कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, लोकेशन क्या है, ये सारी बातें नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस आर जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। विच फैक्टर? जियोग्राफिकल एंड ecological factors such as natural resources endowments, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। नेचुरल रिसोर्सेस एंडोमेंट्स मतलब आपको वहां क्या क्या मिनरल्स, वाटर सप्लाई कैसे मिल रहा है, ठीक है। देन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफी फैक्टर, वहां पर प्लेन लैंड है या वहां पर पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, कैसा है। लोकेशन एस्पेक्ट्स इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबली अगर देखा जाए तो आपका लोकेशन कैसा है। The natural environment comprises the factors like climate, minerals, soil, landforms, rivers and oceans, and natural resources, etc. All elements of natural environment have considerable influence on the functions of the business। तो business के function के ऊपर इसका क्या होता है? Considerable influence होता है, मतलब impact होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विच डिपेंड्स ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट भी देखना है, ग्रोथ पार्ट भी देखना है। फॉर इनपुट लाइक्स रॉ मटेरियल, skilled labor, water and fuel, etc. Trade and commerce between two nations is depend on the geographical factor। जब हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं दो नेशन के बीच में, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी आते हैं। ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स सर्टेन एरियाज आर मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो राइस और व्हीट पंजाब के, हरियाणा के क्षेत्र में ज्यादा होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरीज माउंटेन टाइप के जो एरियाज होते हैं ना, जैसे टी पाउडर माउंटेन जो होता है वहां पर ज्यादा होता है। वाइल अदर एरिया आर इन नीड ऑफ सच गुड्स, जबकि दूसरे एरिया में ऐसी चीजों की जरूरत होती है। सम ऑफ बिजनेस लाइक माइनिंग of coal ores, drilling of oil and most important agricultural production depends upon the nature। nature के ऊपर डिपेंड करता है कुछ टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। टुडे environmental pollution and the disturbances of ecological balances cause great concern। आज की तारीख में ये जो imbalance हो रहा है ये डिस्टर्ब कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को। गवर्नमेंट पॉलिसीज एम्स एट प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्योरिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ द नॉन रिपेंचेबल रिसोर्सेस etc. These have resulted in additional responsibilities and problems for business। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट प्योरिटी से रिलेटेड, इसकी वजह से बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। फॉर एग्जांपल नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट आया गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, तो उसमें जो आसपास के जितने भी इंडस्ट्रीज थे उनको अपने
जो पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट करके ही गंगा रिवर में सेंड करना है, ऐसा उनको नोटिफिकेशन आया। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती, पहले क्या होता था, जो रिवर के आसपास की इंडस्ट्रीज रहती थी वो ऐसे ही पॉल्यूटेड वाटर को छोड़ देती थी, लेकिन अभी उसको उसका ट्रीटमेंट करके उसको क्लियर करके उसमें से पॉल्यूटिव मटेरियल निकाल के कंटेमिनेशन निकाल करके फिर सेंड करना है। ठीक है, तो वो हमने देखा नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक एनवायरनमेंट कैसा है। द सोशल एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस प्रैक्टिसेस टू कोप अप विद इट। आपको सामाजिक लोगों का जो तौर तरीका है उसको भी यहाँ ध्यान देने की वाली बात है। द मॉडर्न बिजनेस इज सोशल सिस्टम इन इटसेल्फ। मॉडर्न बिजनेस खुद भी एक क्या है, सोशल सिस्टम है, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लार्जर सोशल सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द सोसाइटी। ये हमारा जो बिजनेस है ये एक बड़े सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा है। क्लियरली देयर शुड बी सम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। सोसाइटी और बिजनेस के बीच में क्या होता है, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना चाहिए, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए। टू पुट इट शॉर्टली, द बिजनेस शुड अडॉप्ट इटसेल्फ टू इट्स सोशल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली। तो जो सामाजिक व्यवस्था वहां पर है, बिजनेस ने भी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। वहां के कस्टम, वहां के ट्रेडिशन बिजनेस को भी अडॉप्ट करना चाहिए। अनदर फीचर विच अफेक्ट द बिजनेस इज द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। वहां सोसाइटी का क्लास स्ट्रक्चर क्या है, विच tells about the social role and organizations and the development of the social institution। अगर आप क्लास स्ट्रक्चर को प्रॉपरली स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस का सोसाइटी में रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए जा सकते हैं। क्लास स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स लाइक ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। क्लास स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, क्या स्टडी करेंगे आप, लोगों का ऑक्यूपेशन स्टडी करेंगे, देयर एजुकेशन, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, सोशल स्टेटस क्या है लोगों का, एटीट्यूड टुवर्ड्स लिविंग, जीवन के प्रति उनका एटीट्यूड कैसी है, भावना कैसी है, वर्क एंड सोशल रिलेशनशिप, वो काम के प्रति और समाज के प्रति उनका कैसा रिलेशन है, एंड अबव ऑल देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस के प्रति उनकी भावना कैसी है, ये जानना बहुत जरूरी है। Every society develops its own culture, which means how the members of the society behave and interact with each other। Members society के साथ में कैसे behave करते हैं in the society। In addition to this, other remarkable factors include aspects like customs, traditions, values, ethics, beliefs, social trends, poverty, literacy, life expectancy rate, and other accepted behavior patterns which are as follows। तो एक एक करके उन्होंने बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं, सॉरी फैक्टर्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया हुआ। तो सबसे पहला है सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट आर लिटरेसी लेवल। तो सबसे पहले वहां पर देखना है कि वहां पर साक्षरता कितनी है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कल्चरल हेरिटेज क्या है वहां के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, और क्या लेबर मोबिलिटी के लिए तैयार है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार है। ये आपको सोशल एस्पेक्ट में देखना होता है। सोशल ट्रेंड कैसा चल रहा है। इन इंडिया सोशल ट्रेंड आर चेंजिंग वेरी फास्ट। इंडिया में तो बहुत तेजी से चेंज होता है सोशल ट्रेंड। अर्बन पॉपुलेशन इज बिकमिंग मोर हेल्थ फिटनेस कॉन्शियस। आज की तारीख में देखो जगह जगह जिम ओपन होते हैं, हेल्थ क्लब ओपन हो रहे हैं, है ना, ज्यादा वो फिटनेस कॉन्शियस हो रहे हैं। पीपल इन लार्ज नंबर आर गोइंग फॉर फास्ट फूड आइटम्स एंड जिम्स। तो फास्ट फूड आइटम भी चल रहा है और साथ ही साथ जिम भी चल रहा है। In view of these trends, fast food outlets and gym are coming up in urban and semi-urban area। और यहाँ देखिए तो यहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा डेवलप हो रहा है वो फास्ट फूड का और जिम का हो रहा है ना। सोशल वैल्यू, सामाजिक वैल्यू क्या है वहां पर, सामाजिक या सोशल वैल्यूज बेस्ड ऑन कस्टम्स। आपका जो कस्टम है, संस्कृति है, तौर तरीका है, एथिक्स, बिलीव्स हेल्प बिजनेस टू मीट द डिमांड एज पर द कस्टमर्स नीड। जिसकी वजह से आप कस्टमर की नीड के हिसाब से उनको गुड्स प्रोवाइड कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, होम बजट सिस्टम विल नेवर बी एक्सेप्टेड इन रूरल एरियाज ड्यू टू द कस्टम। है ना, रूरल एरिया में क्या होता है, होम बजट सिस्टम नहीं चलता। आप पहले से तय करके नहीं रखते हो कि कितना खर्चा होगा, है कि नहीं।
तो वहां पर होम बजट सिस्टम चलेगा नहीं। ट्रेडिशंस, celebration of Diwali, Eid, Christmas and other festivals also affect the business। वहाँ क्या क्या ट्रेडिशन है, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट? ऑल बिजनेस फॉर्म्स आर अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अभी रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ, सारे बिजनेसमैन की नजर बजट के ऊपर ही होती है कि हमारे लिए इस साल सरकार क्या पॉलिसीज लेकर के आ रही है, तो कई बार बजट से भी पता चलता है। पॉलिटिकल फोर्सेस डिसाइड द नेचर ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अभी देखो करंटली जैसे जो बायोडिग्रेडेबल फ्यूल है उसके ऊपर काम चल रहा है, इथेनॉल, मिथेनॉल। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, जो लोग उसको परचेस कर रहे हैं उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और सामने पेट्रोल के रेट्स बढ़ा दिए गए, है ना। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल है उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जो है, पॉलिटिकल फोर्स जो है, वो कभी कभी डिसाइड करता है कि बिजनेस कौन सा ज्यादा चलेगा। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड स्टेबिलिटी एंड पीस इन दी कंट्री। ये भी डिपेंड करता है कि कंट्री के अंदर शांति कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है। स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका एटीट्यूड कैसा है, वो भी डिफाइन करता है कि कौन से टाइप का बिजनेस ज्यादा रन करने वाला है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव्स द सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब एक ही सरकार लॉन्ग टर्म तक बनी रही, तो ये स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, कॉन्फिडेंस देता है टू वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप एंड इन्वेस्टर इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले होते हैं ना, तो लोगों को एक विश्वास आ जाता है कि ये सरकार लास्ट तक चलने वाली है, देर तक चलने वाली है, दूर तक चलने वाली है, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम भी 5 साल, 10 साल, 15 साल के प्रोजेक्ट ले सकते हैं। नहीं तो कल को ऐसा हो गया कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपकी गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया, या गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो बदली हो गई। ऐसे ही एक बार का किस्सा हो गया था, फॉरेन कंपनीज मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर के इलेक्ट्रिसिटी कंपनी स्टार्ट करना चाहती थी। अब उस समय पर जो पर्टिकुलर सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जो महाराष्ट्र में शिवसेना थी उसने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे केस में जब भी उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो शिवसेना ने आकर के बोला कि फॉरेन कंपनी नहीं चलेगी, आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो ये जो इन्वेस्टर्स थे वो डर गए कि इतने मेहनत से इतना पैसा खर्चा करके हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है और आप बोल रहे हैं बंद कर दो, कि जबकि सेंटर से नॉट आ गया कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां के जो लीडर्स थे कंपनी के, वो जाकर के शिवसेना के जो प्रमुख थे उस समय, श्रद्धेय माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी, उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की, उनको प्रॉब्लम बताई, और फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने भी नॉट दे दिया कि यस यू कैन स्टार्ट। बाद में कुछ जाकर के ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आई, मुझे लगता है मनोहर जोशी जी उनके चीफ मिनिस्टर उस समय बने। तो बाद में जब सत्ता पलट गई तो कांग्रेस वाले अपोज करने लगे कि आपको ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो बंद करनी पड़ेगी। सोचिए, तो पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको डर रहता है कि आज की तारीख में मैं जो बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूँ ये चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाटा ने जो नैनो कार का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो गुजरात में स्टार्ट करने के पहले वो बंगाल में स्टार्ट करना चाहते थे। उन्होंने जमीन देख ली, स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट बस स्टार्ट होने को वाला था, लेकिन वहां पर क्या हो गया, बंगाल में ममता बनर्जी ने वहां से उनको भगा दिया, तो बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कभी कभी बहुत हार्मफुल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
वो देखना पड़ता है। सिमिलरली ideology of the political parties influences the business organization and attitudes of the government official towards business has an impact on business। तो गवर्नमेंट का बिजनेस ग्रुप्स के प्रति, इंडस्ट्रीज के प्रति क्या आइडियोलॉजी है, क्या एटीट्यूड है, वो भी डिफाइन करता है कि कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रन करेंगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंप्राइजेस 3 वाइटल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। तो 3 यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है लेजिस्लेचर, मतलब जो कानून बनाया जाता है, राज्यसभा लोकसभा से पास होकर जो कानून पारित होता है उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। गवर्नमेंट, सरकार जो रन करती है, जिसका काम है ये जो कानून है उसको लागू करना। और थर्ड वन है जुडिशरी। जुडिशरी होती है न्याय व्यवस्था, जो किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है, किसी का न्याय व्यवस्था से कुछ अपेक्षा है, तो वहां पर वो डिसीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है। सो लेजिस्लेचर इज वेरी पावरफुल बिकॉज पावर सच एज पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, बजट अप्रूविंग, एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल एटसेट्रा आर इन दी हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के हाथ में ये सारी पावर्स होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? फॉर बिजनेस कंसिडरेशन वी शुड नो व्हाट आर गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस। बिजनेस के प्रति गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज डज अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल मुंबई में पॉलीथीन बैग्स बंद हो गए, तो अचानक लोगों के ऊपर थ्रेट्स आ जाएगा। जो प्लास्टिक मेकिंग इंडस्ट्री में है उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो डिपेंड करता है। देयरफॉर गवर्नमेंट शुड फ्रेम पॉलिसीज ऑफ फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी चाहिए। जुडिशरी, जुडिशरी is the third important institution in political system. It determines the method of working of government. Government किस तरीके से काम करेगी? It defines the relationship between government and citizens. Government का उनके नागरिक के साथ में, citizens के साथ में कैसा रिलेशन है, वो जुडिशरी डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थर्ड कंसेप्ट हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक स्थिति, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म फुल्ली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किस पे डिपेंड करता है? आपके यहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, डिपेंड करेगा कि आप कितना ग्रो करेंगे, आपका सर्वाइवल कैसा होगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। The economic environment comprises of economic condition, economic policies, economic system, basic economic philosophy, infrastructure, national income, money supply, saving stages in economic development and trade cycle are also the major factors which make up the total economic environment. Some important factors are as follows। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है इकोनॉमिक कंडीशन की। किसकी बात की गई? इकोनॉमिक कंडीशन। The economic condition of the nation refers to the present state of economy. इकोनॉमी का जो प्रेजेंट स्टेट है कंट्री का, वो शो करता है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन सही है कि नहीं? तो आप पहले उसमें जीडीपी देखेंगे, फिर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम लोगों की कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, वहां पर तुरंत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कितना स्ट्रांग है। ये बातों पे अगर हम नजर डालें तो हमें कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आएगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो पॉलिसी फ्रेम करती है उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हिच आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी समय समय पर बनाती रहती है। गवर्नमेंट keeps on changing these policies keeping the development in view। डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट इसमें बदलाव लाती है, चेंज लाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, export import policy, agricultural policy, education policy and public expenditure policy are important economic policies। तो ये कुछ जो नाम लिए गए हैं वो कुछ important economic policy हैं जो गवर्नमेंट समय समय पर तय करती है, उनमें बदलाव करती है।
Every business must function strictly within the policy framework and respond to the change therein. तो जैसी पॉलिसीज बनाई गई है उसके हद में रहते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए. इकोनॉमिक सिस्टम. The scope of private business and the extent of government regulation of economic activities depend on the nature of economic system. तो यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्कोप होगा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कैसे काम करना है, ये सब डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिस्टम पे कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम पूंजीवाद है मतलब कैपिटलिस्ट है, समाजवादी है मतलब सोशलिस्टिक है, या मिक्स्ड अप्रोच है मिश्रवाद है कि नहीं. तो इंडिया ने क्या फॉलो किया है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करता है. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, दिस इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी. जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा वही प्रोड्यूस किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. दिस सिस्टम स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म which believes in private ownership. For example, USA प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया जाता है. सोशलिस्ट इकोनॉमी. In this economic system, factors of productions are organized, managed and owned by government. ज्यादातर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट ही मैनेज करती है. Socialist economy does involve in equal division of existing wealth among the people. Socialist economy क्या करती है, जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसका इक्वल डिवीजन होना चाहिए सबके अंदर. सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में समान अधिकार मिलने चाहिए, समान संपत्ति होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देती है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, टैक्स लेवल जो रिच पर्सन होते हैं उनके ऊपर ज्यादा होता है और जो पुअर पर्सन होते हैं उनके ऊपर टैक्स बहुत कम होता है या नहीं भी होता है. मिक्स्ड इकोनॉमी. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. यहाँ पर ज्यादातर कैसा होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के इसमें काम करते हैं, मिलकर ओन करते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. सर आप बोल रहे थे कि